जो है वो हमारे ऐसे टॉपिक चल रहे हैं जिनको हम किसी हद तक जानते भी हैं और किसी हद तक हमारी इन्फॉर्मेशन में अब जो है वो इजाफा भी हो रहा है। रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स हमने जो है वो डिस्कशन की थी, एक जनरल डिस्कशन कल के लेक्चर में की थी रिगार्डिंग वायरसेस। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो कल की भी रिपीट होंगी और आज भी जो है वो कुछ नई बातें हमें पता लगेंगी। उनमें ख़ास तौर पर वायरल जीनोम्स के हवाले से हमें जो है वो बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और उसके अलावा जो है वो एक मिनट मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं, उसके बाद फिर जो है वो करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था बेटा। एनी हुदा को मैसेज करें उससे कहें बेटा आए, किधर है वो। ये यहाँ पर जो है वो इन लोगों ने वायरस की शेप्स वगैरह दिखाई हुई हैं, ये देखिए। और ये मैंने कल भी आपको कहा था कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वायरस के कोई से भी दो वायरस की जो शेप है वो सिमिलर हो, ठीक है। एक तो ये बात हुई थी, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जो रेप्लिकेटिव साइकिल्स वगैरह के हवाले से बताया था कि रेप्लिकेटिव साइकिल्स जो हैं वो क्या होते हैं और उसमें जो है वो जनरल साइकिल क्या है। वो वही जनरल साइकिल हम आज तक पढ़ते आए हैं, जो जनरल साइकिल हम लोग जो है वो एफएससी में पढ़ के आए थे, और उसमें हमने यही देखा था कि वायरस ओनली डिस्ट्रॉयज द सेल। और वो चीज़ हमने कल अपनी जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर भी किया था। इट इज़ नेवर ट्रू दैट वायरस ओनली डिस्ट्रॉयज द सेल। हमने उस बात को जो है वो बिल्कुल अपना जो है वो कॉन्सेप्ट उसको चेंज किया था। अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ है जिसके बारे में आप कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज जो है उनके ऊपर स्टडी बहुत की जाती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये एक पूरी वायरस की फैमिली है, विच इज़ एक्चुअली द बैक्टीरिया किलर। ये बैक्टीरिया किलर वायरसेस हैं और इनका काम जो है वो बैक्टीरिया को जाकर जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करना है। और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि देयर आर टू साइकिल्स। वन इज द लिटिक साइकिल, और लिटिक साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें, जी बेटा, लिटिक साइकिल में क्या होता है बताइएगा। फर्स्ट सेल बस्ट हो जाता है और वो लीव कर जी, जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बेसिकली बर्स्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से वायरस जो है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को असल में रीजन बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल बर्स्ट क्यों होता है और यूकैरियोटिक सेल जो है वो मोस्टली बर्स्ट क्यों नहीं होते। इसकी रीजन जो है वो जानना बड़ा जरूरी है और इससे हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। लेकिन उससे हमें जो है वो यूकैरियोटिक सेल का लाइफ साइकिल पढ़ना होगा। बट सबसे पहले तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के हवाले से कि हमारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या हैं और जो हमें जानना ज़रूरी है वो क्या है। देखिए, हमने सबसे पहले एक चीज़ जो पढ़ी हुई है वायरस के हवाले से, मैं ना बिल्कुल सिंपल लेकर चलूंगा। वो चीज़ें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं मैं उनको मोस्टली डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। वो आप लोगों को माइंड रखनी होंगी ताकि जो है हमें चीज़ें क्लियर रहें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जब एक दफ़ा वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो इन्फेक्ट कर लेने के बाद बैक्टीरियल जो होता है जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम जो होता है दैट इज एक्चुअली सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये आप लोगों को पहले से पता है कि जो बैक्टीरियल है वो ज़्यादातर सर्कुलर डीएनए होता है। जबकि दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि जो वायरस का डीएनए है, वायरस के हवाले से हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वायरल डीएनए आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लीनियर डीएनए। ये लीनियर डीएनए होते हैं, मतलब ये सर्कुलर नहीं होते, ठीक है। अब इसमें वायरस की जो है वो मर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखते हैं तो वायरस की ये मर्जी होती है कि इट कैन आइदर टर्न इट्स डीएनए इनटू अ सर्कुलर शेप और इट कैन एसोसिएट इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर वायरस ने डिजीज कॉज करनी होती है, अगर वायरस ने डिजीज कॉज करनी होती है तो वायरस अपना जीनोम किस शेप में लेकर आता है। वायरस अपना जीनोम आमतौर पर लेकर आता है सर्कुलर शेप में। आमतौर पर वायरस अपना जीनोम सर्कुलर शेप में ले आता है और उसके बाद इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। यहां से ये बात जो है वो हमें मैं आप लोगों को जो है वो एक सेंटेंस याद दिलाता हूँ जिसके बाद आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि हमारा ये सेंटेंस आज तक कंफ्यूजिंग था। हम एक सेंटेंस पढ़ा करते थे कि इन लाइसोजेनिक साइकिल, in lysogenic cycle the viral genome incorporated into the bacterial genome। एक सेंटेंस ये था
कि जिसमें वायरस का जीनोम जो है वो बैक्टीरिया के जीनोम में क्या हो जाता है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ये लाइसोजेनिक साइकिल में पढ़ा था। लेकिन फिर आपने एक और चीज भी पढ़ी थी, और वो क्या थी, वो एक और जो है वो अपना बड़ी ही जबरदस्त बात है, और वो क्या है कि HIV causes the infection, HIV causes the infection while it is incorporated in human genome। अब ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बात है जो कि हमें जो है वो परेशान करती रही है सारा अरसा। हमें जो है वो मोस्टली बहुत सी चीज़ें जो है वो कंफ्यूज करती रही हैं कि एक तरफ बैक्टीरिया में जब वायरस का डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है तो वो कौन से साइकिल में जाता है, वो लिटिक साइकिल में जाता है, ठीक है, सॉरी लाइसोजेनिक साइकिल में जाता है। जब वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मिक्स हो जाता है, उसी का हिस्सा बन जाता है, तो वो कौन सा साइकिल शुरू हो जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल। और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में हम ये कहते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल इज अ साइकिल इन विच वायरस डज नॉट हार्म द सेल। वायरस जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, अपने आप को बैक्टीरिया के जरिए रेप्लिकेट करवाता है, ठीक है। सिर्फ क्या करता है वो अपने ही एक जीन के जरिए, ये आप ही के बुक का सेंटेंस है कि वायरस अपने ही एक जीन के जरिए अपनी रेप्लिकेटिव मशीनरी को ऑफ कर देता है। अब यहां पर वायरस का डायनामिक आप जो है वो कैरेक्टर देखें। पहला कैरेक्टर हमने कल वायरस से क्या पढ़ा था कि वायरस अपने एंजाइम के जरिए होस्ट मशीनरी को स्टॉप कर देता है। लेकिन यही वायरस जब लाइसोजेनी करता है, यानी जब ये बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये अपने ही प्रोटीन के जरिए अपना जीनोम फ्रीज कर देता है। अपना जीनोम फ्रीज करने से क्या मुराद है कि ये अपने जीनोम से किसी किस्म की कोई प्रोटीन क्रिएट नहीं करता, अपने जीनोम के जरिए अगले वायरस का कैप्सिड नहीं बनाता, अपने जीनोम के जरिए रेप्लिकेशन नहीं करता, कुछ नहीं करता, बल्कि अपने जीनोम को फ्रीज कर देता है अपने ही प्रोटीन के जरिए। और उसके बाद कमांड उसको दे देता है बैक्टीरिया को कि भाई तुम रेप्लिकेट होगे तो मैं रेप्लिकेट होऊंगा, जो तुम खाओगे वो मैं खाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन यही जब आप जाते हैं HIV में, तो HIV जो है उसका इन्फेक्शन साइकिल स्टार्ट ही तब होता है जब जो HIV है वो ह्यूमन के जीनोम में इनकॉर्पोरेट होता, तब उसका इन्फेक्शन साइकिल स्टार्ट होता है। अब ये वो दो बातें हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वायरस जीनोम में इनकॉर्पोरेट होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, दूसरी तरफ वायरस जीनोम में इनकॉर्पोरेट होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। याद रखिए ये वो चीजें हैं जिनमें हम लॉजिक से ज्यादा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप लाइसोजेनिक साइकिल के हवाले से अगर गुफ्तगू करते हैं तो लाइसोजेनिक साइकिल किस सेल में हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में। नंबर 1, लाइसोजेनिक साइकिल प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है, यानी वो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है। नंबर 2, और इधर कौन सा सेल है, यूकैरियोट। नंबर 2, वायरस की एवोल्यूशन ने वायरस को बहुत सी चीजों के काबिल बना दिया है, जिनमें से एक ये भी है कि वो जीनोम में रहते हुए अपने आप को साइलेंट कर सकता है और जीनोम में रहते हुए ही अपना इन्फेक्शन साइकिल स्टार्ट कर सकता है। जबकि बैक्टीरिया में आप क्या पढ़ते हैं कि वायरस जब जीनोम में होता है तो वो इनएक्टिव होता है, जब वो जीनोम से सेपरेट हो जाता है तो वो एक्टिव होता है। इस डायग्राम को जरा देखिए, यहाँ आपके सामने दो साइकिल मौजूद हैं, लेटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। आपके सामने इस डायग्राम के अंदर क्या है, जब एक दफा वायरस अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर रहा है बैक्टीरिया के डीएनए में, तो वो क्या काउंट हो रहा है, वो प्रोफेज काउंट हो रहा है, और प्रोफेज वो होता है। अब यहाँ भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन जो है वो लाजमी होती होगी, किसी जमाने में हो सकता है अब क्लियर होगी कि प्रोफेज और प्रोवायरस एक ही चीज है। प्रोफेज और प्रोवायरस जो है वो किसी भी वायरस का अपने होस्ट में इनएक्टिव 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 1 सदी चुप करके पड़े रहना है। क्या प्रो वायरस हर वो वायरस कहलाता है जो अपने ही होस्ट में चुप करके पड़ा रहता है। और इस बारे में कहते हैं 2 तरह के वायरस बहुत खतरनाक होते हैं। एक HIV जो कि होस्ट सेल में बिल्कुल साइलेंट पड़ा रहता है, सम टाइम होस्ट सेल से अलग और सम टाइम होस्ट सेल के होस्ट सेल से नहीं सॉरी सम टाइम होस्ट जीनोम से अलग न्यूक्लियस के अंदर,
और सम टाइम होस्ट जीनोम में ही उसके साथ इनकॉर्पोरेट होके छुप करके पड़ा रहता है साल हा साल, और यकदम किसी वजह से वो वापस क्या बन जाता है, वो इंडक्शन करता है और वापस अपना साइकिल स्टार्ट कर देता है। ये वो चीज है जो प्रो वायरस और प्रो फेज में कॉमन है। हर वायरस प्रो वायरस हो सकता है। क्यों? जब वो इनकॉर्पोरेट होगा किसी सेलुलर, किसी जीनोमिक मशीनरी में और वो साइलेंट हो जाएगा तो वो प्रो कहलाएगा। अब चाहे आप उसको प्रोफेज कह लें, चाहे आप उसको प्रो वायरस कह लें। अब यहां पर देख लीजिए, जब ये एक दफा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके बाद ये मुस्तकिल जो है वो डिवाइड होगा। लेकिन यहां पर जब आप आते हैं तो आपको पता ये लगता है कि लिटिक साइकिल में यकदम क्या होगा कि वायरस का जो जीनोम है वो बैक्टीरियल जीनोम से अलहदा हो जाएगा और यहां पर ये सेपरेट होकर इन्फेक्शन कॉज करेगा, कॉन्ट्रेरी टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये जीनोम में इनकॉर्पोरेट होकर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी वो आ जाती है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, वो भी एक एक करके जो है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले अगर आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसका एंड क्या होगा? यानी कि अगर मतलब उसका एंड पे तो लाइटिक साइकिल ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना? जी, आपका अच्छा सवाल है बेटा। एक कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी। वो ये है कि लाइसोजेनिक साइकिल का एंड क्या होता है बेटा। वो डिपेंड करता है बैक्टीरिया पे। समटाइम अगर बैक्टीरिया के पास, जैसे दो सिस्टम्स आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी लाजमी आपने पढ़ी है, दो तरह की कंडीशंस बैक्टीरिया को फेस होनी होती हैं। एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। अगर तो बैक्टीरिया एक ऐसी कंडीशन में फंस गया है जिसमें वो क्लोज सिस्टम में है और अल्टीमेटली उसने मर जाना है, तो लाइसोजेनिक साइकिल का एंड बैक्टीरिया की डेथ पे हो जाता है। ठीक है, अगर तो वो ऐसा क्लोज सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ना कोई प्रोडक्ट एंटर हो रही है, ना कोई फूड न्यूट्रिएंट एंटर हो रहा है और ना एग्जिट हो रहा है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेक्लाइन फेज होता है। तो क्लोज सिस्टम जो होता है उसमें डेक्लाइन फेज आ जाता है। ठीक है, उसमें डेक्लाइन फेज जल्दी आ जाता है, और अगर वो लाइसोजेन ही है तो वो हो सकता है कि वो स्टेशनरी फेज से डेक्लाइन फेज में जाके वायरस को लेडिक साइकिल स्टार्ट करने का मौका ही ना मिले। ठीक है, लेकिन जो ओपन सिस्टम है, जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में अगर इकोलाई है जिसको जिसको बैक्टीरियोफेज जाकर इन्फेक्ट करता है, तो अब उसमें जो है वो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि जो वायरस है उसको कब तक ये फील होता है कि मुझे एक्टिव रहना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड स्कार्स हो जाता है, फूड इस तरह, वैसे फूड स्कार्सिटी तो उसमें भी है, लेकिन अगर उसको किसी तरह ये फील हो जाता है कि मेरे अगेंस्ट एक्शन शुरू हो गया, मेरे अगेंस्ट वर्किंग शुरू हो गई है, मेरा वाला जो डीएनए का सेगमेंट है उसको निकाल के बाहर फेंका जाने वाला है, और ये होता है बैक्टीरियल डीएनए में होता है ऐसा, ये भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, तो वो फौरी तौर पे एक्टिवेट होता है और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर वो, आप देखिए वायरस की कनिंगनेस देखिए, ठीक है, और मेरा कल वाला लग याद कीजिएगा आप लोग, जिसमें वायरस की कनिंगनेस मैंने आपको बताई थी। तो जब इस वक्त वायरस को ये एहसास होता है कि देयर इज समथिंग फिशी, मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, अगर, और ये पता नहीं वायरस को कैसे पता लगता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बारे में जो एक सपोज्ड बात है वो ये है कि अगर बैक्टीरियल जीनोम अपने जीनोम की स्कैनिंग शुरू कर देता है ना, तो शायद ये एक सिग्नल होता है किसके लिए, वायरस के लिए, कि अब अलहदा होकर शुरू कर दो क्या चीज, लिटिक साइकिल शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात कर रहा था, अगर ओपन सिस्टम है, अगर उसमें फूड आ भी रहा है और वेस्ट जा भी रही हैं, तो ज्यादातर होता ये है कि या तो बैक्टीरिया लॉग फेज में रहता है या स्टेशनरी फेज में रहता है। तो ऐसी सूरत में बैक्टीरिया जो है वो जो लाइसोजेनिक साइकिल का फ्यूचर है वो लिटिक साइकिल हो सकता है। जी बेटा। तो सर ये लाइसोजेनिक साइकिल है, ये वायरस क्यों करता है? मतलब बस अपने सर्वाइवल के लिए, जब उसके जीन ही एक्टिव नहीं है। और सर उसकी डिटेक्शन तो होना मुश्किल है ना लाइसोजेनिक साइकिल में? जब लाइटिक साइकिल आएगा तभी वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज तो वो रेप्लिकेट हो जा रहा है ना अपने होस्ट के जीनोम में। तो वो
जी जी, आप बोलिए, क्वेश्चन पूरा कीजिए। तो सर यही है कि लाइसोजेनिक साइकिल में तो वायरस डिटेक्ट हो ही नहीं सकता ना। हाँ, उसमें वायरस से तो डिटेक्ट नहीं हो सकता, बैक्टीरिया भी नहीं कर सकता, और हमारा करना भी मुश्किल है। लेकिन ना, एक मसला और है, और वो ये है कि वायरस लाइसोजेनी करता ही तब है जब बैक्टीरिया को खास तौर पर फूड की कमी हो, या बैक्टीरिया को जो है वो कोई यूं कह लीजिए कि बैक्टीरिया को किसी इम्यून सिस्टम का सामना हो, या किसी ड्रग का सामना हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स और फूड जो है वो एकदम सप्रेस होना शुरू हो जाए, तो वो वायरस अपने एंजाइम्स जाया करने के बजाय बैक्टीरियल जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ये वो चीज़ है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, ठीक है, वो ये इस वक्त आपकी बुक में नहीं है। लेकिन लैक ऑफ एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से वायरस बैक्टीरियल जीनोम में इनकॉर्पोरेट होना प्रेफर करता है रादर देन लिटिक साइकिल चलाना, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है लाइसोजेनी की, तो हाँ, लाइसोजेनी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकती, और उसमें हर लिहाज से फेवर को किसकी है, वायरस की है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसको बगैर मेहनत किए अपनी कॉपीज मिल रही हैं, तो वो अल्टीमेटली जो फेवर है वो वायरस की है। तो सर जो वायरस लाइटिक साइकिल कर रहा है वो तो लाइटिक ही होगा ना, लेकिन जो जो लाइसोजेनिक कर रहा है उसको एंड पे आके जो है वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो लाइसोजेनिक वायरस होगा उसमें ये दोनों करेक्टर्स होंगे कि वो दोनों साइकिल्स कर सके, कि बहुत अच्छा ऐसा सवाल है भी बेटा। होगा कि जी कोई प्योर लाइसोजेनिक। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं इसको जल्दी से आंसर करना चाह रहा हूँ। बेटा, ऐसा फेज जिसमें दोनों एबिलिटीज होती है ना, उसको आप टेम्परेट फेज कहते हैं, जिसमें ये दोनों एबिलिटीज होती हैं। लेकिन जिसमें ये सिर्फ एबिलिटी हो, ऐसे फेजेस भी हैं, क्योंकि ये तकरीबन 8 हैं, 6 या 8 हैं, T1 से T8 तक। T1 T2, आप लोगों ने T4 फेजेस पढ़ा हुआ है, और आप लोगों को आमतौर पर जहन में आता भी होगा कि इसको T क्यों कहते हैं। वैसे किसी को पता है कि T1 T2 T3 फेजेस को ये नाम क्यों दिए गए? सिर्फ टाइप की वजह से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप, और कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है पीछे, ये सिर्फ टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो फेजेस हैं, इनमें हर फेज जो है उसके अंदर लिटिक और लाइसोजेनिक दोनों कैपेबिलिटीज नहीं होती, जिसके अंदर बोथ साइकिल्स की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि दोनों साइकिल्स को कैरी आउट करने की, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, उसी को आप कहते हैं टेम्परेट फेज। ज्यादातर जो फेजेस होते हैं वो लिटिक साइकिल को प्रेफर करते हैं। हाँ, लेकिन सर्वाइवल किन में है, आप इनमें अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटर सर्वाइवल जो है वो उसमें है जिसमें दोनों एबिलिटीज होंगी। जी बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ना बैक्टीरियोफेजिस का हमें क्या नुकसान होता है? एक तो ये कि अभी आपने कहा कि बैक्टीरियोफेज जो है वो अगर तो ओपन सिस्टम में चला गया, जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन है, तो वो हमारे बैक्टीरिया को जाके खासा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात आप लोगों के सामने है कि जैसे अगर वो लाइसोजेनिक साइकिल कर ले और इतने ज्यादा बैक्टीरिया बन जाए, ठीक है, इतने ज्यादा बैक्टीरिया बन गए और सडनली उनमें से किसी एक ने, दो ने, 10 ने, 12 ने, 100 ने एकदम किसमें शिफ्ट कर लिया, लिटिक साइकिल में, तो जाहिर है वो हमारी इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा का बेड़ा गर्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, वायरस आपस में कम्युनिकेटेड नहीं होते, जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही वक्त में सारे लिटिक साइकिल स्टार्ट कर दें। लेकिन सपोज करें कि वो एक ही वक्त में स्टार्ट कर दें, तो हमारे इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोटा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जहां तक उसके अलावा जो बात है दूसरी के इसका हमें क्या नुकसान है, वो बात जो है वो बड़ी ही जबरदस्त है, और उसको जब अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सम टाइम ड्यूरिंग लाइसोजेनी, बल्कि ये सेंटेंस मैं लिखने के बजाय ना, इतना टाइम लगाने के बजाय, आप लोगों को ये सेंटेंस दिखा देता हूँ, अलग अलग 10th एडिशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस साइकिल की ना। When lambda phase environmental signal, ये देखिए, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, वो कहता है कि an environmental signal such as certain chemical or high energy radiation usually trigger the switch over from lysogenic to lytic। ये आप लोगों ने अगर किसी को बताना है बेटा, तो ये लाजमी अपने जहनों में रखिएगा। कोई भी इन्वायरमेंटल सिग्नल या कोई भी रेडिएशन जो है वो बैक्टीरिया को क्या कर सकती है, वो बैक्टीरियोफेज को लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल में लेकर आ सकती है।
ये वो चीज है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि मैं सेंटेंस लिख के टाइम नहीं जाया करना चाह रहा था। वो कहता है जी सर कि जी बेटा बोलिए। सर ये वाली चीज एफएससी में मेंशन है। नहीं सॉरी, दोबारा बोलिएगा सुमेरा, आपकी आवाज ही मुझे सुनाई दी। जो अभी आप बात बता रहे हैं ना, ये वाली लाइंस एफएससी में भी मेंशन है, ये जो है उसमें एनवायरमेंटल कंडीशन। लाइसोजेनिक से लिटिक में आने की। हाँ जी सर। जी जी बिल्कुल, इन्वायरमेंटल कंडीशन उधर मेंशन है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर है, वरना फर्क कोई नहीं ज्यादा इन दोनों स्टेटमेंट्स में। कि ये जो स्विच ओवर होता है फ्रॉम इंडक्शन के लिए, उसमें जो है वो इन्वायरमेंटल सिग्नल कोई भी, ठीक है, केमिकल सिग्नल और हाई एनर्जी रेडिएशन, ये जो है वो डिपेंड कर सकता है कि जैसे हाई एनर्जी रेडिएशन भी सम टाइम इन्वायरमेंटल सिग्नल हो सकता है, लेकिन ये कर सकता है किस तरफ, लाइसोजेनिक से लिटिक की तरफ लेकर आ सकता है किसी भी साइकिल को। अच्छा, ये जो चीज है अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पैराग्राफ जो है इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में लिखा ये हुआ है कि सम टाइम ये जो कुछ प्रोफेज के जीन्स ऐसे होते हैं जो लाइसोजेनी के दौरान एक्सप्रेस होते हैं। अब ये देखिए, ये बाद में थोड़ा सा तजाद आ गया। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वायरस जो है वो अपने तमाम जीन्स को ऑफ कर देता है, लेकिन सम टाइम वायरस बैक्टीरिया के अंदर रहते हुए बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमें नुकसान पहुंचा बैठता है। हमें कैसे नुकसान पहुंचा बैठता है? वो हमें इस तरह नुकसान पहुंचाता है बेटा कि जब वो वायरस बैक्टीरिया के अंदर होता है तो वो बैक्टीरिया को कहता है कि भाई तुम अपना काम करो, लेकिन वो कुछ प्रोटीन्स ऐसी बनाना शुरू कर देता है कि जब वो बैक्टीरियल सेल से बाहर जाती हैं तो वो हमारे लिए जहर साबित होती हैं। यहां पर स्टेटमेंट पढ़िएगा, मेडिकल इंपॉर्टेंस मैंने ऐसे नहीं कहा। एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स में ऑल्टर होस्ट फिनोटाइप, अ फिनोमिना दैट कैन हैव इंपॉर्टेंट मेडिकल सिग्निफिकेंस। 3 species of bacteria that cause human diseases, diphtheria, botulism, and scarlet fever, would not be so harmful to humans without certain prophage genes that cause the host bacteria to make toxins. यानी sometime आप जिसको समझ रहे होते हैं कि उसका कसूर है आपको बीमार करने में, उसका कसूर नहीं होता, बल्कि कसूर उसके अंदर बैठे हुए उस खौफनाक मुजरिम का है कि जो इंतहाई चालाक है। और वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया के अंदर बैठा हुआ है, बैक्टीरिया को यूज कर रहा है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, और एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो नुकसान कर रहा है आपको, और आप इल्जाम लगा रहे हैं बैक्टीरिया पे कि इसका कसूर है। ये वो खौफनाक बच्चा है जो घर में रहते हुए रिश्तेदारों में फूट पड़वा देता है और एंड पे मासूम बन के पीछे बैठ जाता है और बड़े आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये वो खौफनाक बच्चा है। तो ये होता कब है? ये लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। और इसीलिए मैंने ओपन सिस्टम में सबसे पहली एग्जांपल किसकी दी? ह्यूमन इंटेस्टाइन की। ह्यूमन इंटेस्टाइन वो ऑर्गन है कि जिसमें लाइसोजेनिक साइकिल सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा वो ही ह्यूमन इंटेस्टाइन में या मेमेलियन इंटेस्टाइन में सकता है। क्यों? क्योंकि मेमेलियन या ह्यूमन इंटेस्टाइन में जब ये वायरस आता है तो ये किसी भी किस्म की करवट लेके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी सूरत में आप देख लीजिए कि अगर वो मौजूद है आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया में और वो लिटिक नहीं कर रहा बल्कि लाइसोजेनिक कर रहा है, तो वो सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो खामोश पड़ा हुआ है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक प्रोटीन छोड़े और पता लगे कि जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया था वो उससे ज्यादा जहरीली प्रोटीन है और वो बैक्टीरिया की है ही नहीं। ये वो चीज है जो लाइसोजेनी की मेडिकल इंपॉर्टेंस है। और सम टाइम हम समझ रहे होते हैं कि बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट बैक्टीरिया इज नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। जी बेटा। सर अगर HIV ह्यूमन सेल में है और वो लाइसोजेनिक है, यानी कि उसके जीन्स ऑफ हैं और वो पूरी लाइफ अगर लाइसोजेनिक करता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो ह्यूमन सरवाइव कर जाए और वो एड्स के सिम्टम्स ही शो ना करे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि वो HIV जो है वो प्रो वायरस के तौर पर ह्यूमन में मौजूद हो और ह्यूमन की डेथ किसी और वजह से हो, बट
वो प्रो वायरस उसमें मौजूद हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पूरी जिंदगी रह सकता है। बेटा ये बच्चियां किधर जा रही हैं? अच्छा जोहा आ गई वापस, वो गई थी अभी। कौन थी वो? एनुल हुदा। अच्छा खैर बेटा, यानी उसको मैसेज करें हुदा को। तो ये जो है वो मैं क्या कह रहा था, ये जो, हाँ, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसका ये नुकसान ह्यूमन को हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी खास मेडिकल इंपॉर्टेंस मौजूद है। यहाँ में चंद एक बातें क्लियर हो गई कि हम जो समझते हैं कि वायरस का परमानेंटली एक ही, और ये मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों में से किसी की बात नहीं कर रहा, आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। बट ये जो पर्सनली मेरे साथ जो हुआ वो ये था कि एक तरह का वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया गया। हमने माइक्रो पढ़ी, लेकिन हमने ज्यादातर माइक्रो जो पढ़ी वो बैक्टीरिया की पढ़ी, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी हमने। ठीक है, तो उसमें और माइक्रोबायोलॉजी में तो ज्यादातर वायरसेस डिस्कस होते भी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादातर जो डिस्कस किया जाता है खासतौर पे कोर्स, वो बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड किया जाता है। ज्यादातर जो वायरस है वो वायरोलॉजी में या पैथोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं। तो उसमें एक चीज जो मैं जानता हूं कि मुझे एक नुकसान हुआ, वो ये था कि राइट फ्रॉम द एफएससी टिल द एंड ऑफ बीएस आई थॉट कि बैक्टीरिया सिर्फ एक पैटर्न पे वर्किंग करता है, ओ सॉरी वायरस, और वो क्या है, आएगा डीएनए में अपनी कॉपीज बनाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, बाहर निकल जाएगा, फिर अगले सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। और आप यकीन करेंगे मैं पहले 1-2 साल पढ़ाता भी यही रहा हूँ। ये तो मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि एचआईवी का लाइफ साइकिल क्या कह रहा है। वो भी इवन यही स्टेटमेंट है उसमें भी, कि एक साइकिल ऐसा है कि जिसमें स्टेटमेंट लिखी है कि नहीं, लेकिन 2 साइकिल अगर आप कंपेयर करें तो एक साइकिल कह रहा है कि सेल डिस्ट्रॉय होता है, दूसरा साइकिल कह रहा है कि वो बना के कॉपीज बाहर भेजता है। और ये मैं आपको आज बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान में वायरस एक में सेल को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है और दूसरे में सेल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहा, ये मैं अभी आपको जो है वो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो दो तरह, अब इसके बाद ये जो हम पढ़ेंगे जो वायरल जीनोम्स हैं, इनके हवाले से इन्होंने यहाँ पर खासा जल्दी इसका टेबल दे दिया। वायरल जीनोम जो है वो थोड़ा आगे डिस्कस हुआ है ये, लेकिन वायरल जीनोम को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा वायरल जीनोम के हवाले से कल थोड़ी सी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, और मैं वो वाली जो है वो शीट पहले निकाल लेता हूँ जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वायरल जीनोम जो है वो कई तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल किधर लिखा था, कितने गया, कल हमने काफी स्लाइड्स नहीं पढ़ ली थी। ये रहा, जीनोम में मैंने कहा था कि आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और मोस्ट लीथल वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, फिर हमने ये कहा था कि जीनोम डीएनए भी हो सकता है, और वो डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अब जो गौर करने की बात है वो ये है कि जो आरएनए वायरस हैं इन सब में एक फीचर कम से कम कॉमन है कि ज्यादातर 99% आरएनए वायरस जो हैं वो एनवेलप्ड होते हैं, और वो एनवेलप किसका बना होता है, वो एनवेलप होस्ट मेम्ब्रेन का बना होता है, और होस्ट मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, वायरल की स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था उसका कोरोना के वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो अब यहाँ जो है वो मैं जो आप लोगों को वायरल जीनोम्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आरएनए जीनोम के हवाले से जो है वो इसको मिटा देते हैं हम, इस वाले को, क्योंकि हमने इसको नहीं डिस्कस करना। आरएनए जीनोम के हवाले से आप लोगों की बुक जो है वो एक खास पर्टिकुलर बात करती है जो कि आप लोगों को मजीद कोरोना के हवाले से अंडरस्टैंडिंग करना जो है, या आरएनए वायरसेस के हवाले से मजीद अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको बताएगा। आरएनए जीनोम बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है आरएनए विच इज ऑलरेडी ए टेम्पलेट, विच इज ऑलरेडी अ टेम्पलेट for translation, template for translation and replication। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि समटाइम ऐसे हमें ये लगता है कि जो आरएनए है उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आरएनए जीनोम वाले वायरस के हवाले से हम ये समझते हैं कि आरएनए को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको कल भी बताया था, और इसके लिए अगर आपने जो है वो आरएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम देखना है तो आपको वो ncbi.com पे आराम से मिल जाएगा। NCBI वो जो रिसर्च पेपर वाली वेबसाइट है उस पर आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा कि आरएनए टू आरएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो अलग है, और वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं बनता। यानी कोई भी वायरस जो आरएनए है, आरएनए वायरस, वो आरएनए टू आरएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो उसको अपना जीन यूज करना पड़ेगा,
किसी भी यूकैरियोटिक सेल में वो वाला जीन मौजूद नहीं है जो ऐसा पॉलीमरेज बनाए जो आरएनए को आरएनए में रेप्लिकेट कर दे, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो ये रेप्लिकेशन करने के लिए वायरस को क्या चाहिए होगा, एंजाइम चाहिए होगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं आरएनए विच इज ऑलरेडी अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, यानी एक ही आरएनए है और ये आरएनए रेडी है कि इसी से आप बना लें प्रोटीन और इसी से आप बना लें क्या, डीएनए, ठीक है, और सॉरी डीएनए कह रहा हूं, इसी से आप बना लेते हैं आरएनए, ठीक है, अगला आरएनए बना लेते हैं और उसके बाद इन दोनों चीजों को मिला के आप क्या बना देते हैं, न्यू वायरस बना देते हैं, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि सम टाइम ऐसा वायरल जीनोम होता है, ऐसा आरएनए जीनोम होता है विच इज यूज्ड टू मेक अनदर आरएनए। सबसे पहले जो है आप उससे एक आरएनए बनाते हैं, देन डिग्रेडेड, फिर पुराने वाले आरएनए जो वायरस लेकर आया था उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और फिर क्या होता है कि न्यू आरएनए इज यूज्ड, फिर जो रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन है उसके लिए न्यू जो आरएनए बना है उसको यूज किया जाता है। यानी यहां से हमें क्या बात समझ आ रही है, यहां से हमें ये बात समझ आ रही है कि समटाइम वही आरएनए एक्टिवेटेड होता है जो वायरस लेकर आता है, समटाइम क्या होता है वो आरएनए एक्टिवेटेड नहीं होता बल्कि उसको पहले रेप्लिकेट किया जाता है, उसको रेप्लिकेट करके एक्टिवेट किया जाता है और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन की जाती है और रेप्लिकेशन की जाती है। सम टाइम ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आरएनए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक वायरस है जो एक्टिवेटेड आरएनए लेकर आया है, जो एक्टिवेटेड आरएनए लेकर आया है वो वायरस थोड़ा सा खतरे में है। पता है क्यों खतरे में है? क्योंकि ऐसा आरएनए जो है जो एक्सपोज्ड होता है ना, जो रेडी होता है रेप्लिकेट होने के लिए, वो आरएनए उतना ही खतरनाक हो सकता है या यूं कह लीजिए कि वो आरएनए उतना ही खतरे पे हो सकता है। कौन से एंजाइम ऐसे हैं जो हमारे सेल में या बैक्टीरियल सेल में मौजूद हो सकते हैं जो किसी एक्सपोज्ड आरएनए को फौरी तौर पर तोड़ दें? कौन से एंजाइम है जी बेटा? सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जो किसी भी एक्टिवेटेड आरएनए के मुंतजिर होते हैं कि फौरी तौर पर उस एक्टिवेटेड आरएनए को क्लीव कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा आरएनए जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, जिसकी ट्रांसलेशन के लिए अब रेडी है, जो रेप्लिकेशन के लिए रेडी है, वो वल्नरेबल होता है। लेकिन दूसरी तरफ आ जाइए, ऐसा आरएनए जो इनएक्टिव है, सेल में आएगा, उसको उसी की वायरस के अंदर मौजूद एंजाइम, अब कल हमने ये भी बात की थी कि वायरस के अपने अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि वायरस एंजाइम बना के, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए बैग तैयार करती है, सुबह लंच बॉक्स रखती है, उसमें थोड़े से पैसे रख देती है, उसका जो है वो और चीजें रख देती है, बिल्कुल ऐसे ही जब एक वायरस अपनी अगली कॉपी बना रहा होता है तो वो प्रोटीन कैप्सिड भी बनाता है, वो डीएनए भी बनाता है, लेकिन उसके साथ कुछ एंजाइम भी उसमें रख देता है। तो वो एंजाइम होस्ट सेल में जाके इनएक्टिवेटेड आरएनए को एक्टिवेट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो जो इनएक्टिवेटेड आरएनए है वो न्यूक्लियस तक आराम से पहुंच जाता है और वहां जाके वो रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन जो है वो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले देख लूं कि इन दोनों कैटेगरीज में कोई एक फर्दर जो है वो बात तो नहीं लिखी हुई। अगर तो इन दोनों कैटेगरीज में कोई एक फर्दर बात लिखी होती, हाँ, ये RNA is transformed into complementary strands which functional। हाँ जी, क्लास 4 viruses can directly serve as messenger RNA and thus can be translated into viral protein। ये वही वाला है जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है। क्लास 5 वाले जो हैं, इन विच RNA genome serves instead as a template for messenger RNA synthesis, the RNA genome is transcribed into complementary RNA strand, यानी एक और RNA strand बनाया जाता है उसका, ठीक है, which function both as messenger RNA and as a template for synthesis of additional copy of genomic RNA। ये वाला जो क्लास 5 वाला है, ये कौन सा RNA है? ये इनएक्टिव RNA, ये वो RNA है जिसकी एक कॉपी और बनानी पड़ेगी आपको। उसने कहा ना, उसने कहा कि इनटू कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड, उसकी कंप्लीमेंट्री बनाई जाएगी कॉपी, ठीक है, उसकी कॉपी कंप्लीमेंट्री बनाई जाएगी और वो कंप्लीमेंट्री कॉपी यूज होगी। अब यहाँ पे आप वायरस की कनिंग देखिए, ये एक और कनिंग है। आप में से कोई
गैस कर सकता है कि यहाँ वायरस की चालाकी क्या है? मतलब मैं कभी कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि वायरस सोचता नहीं है, या फिर एवोल्यूशन बड़ा डाढ़ा खेल खेल रही है, बड़ा ही डाढ़ा खेल खेल रही है। वायरस जब आपके सेल में आता है ना, तो वो बनाता है अपनी कंप्लीमेंट्री कॉपी। कंप्लीमेंट्री कॉपी का क्या मतलब है कि जो कॉपी पहले आ रही है ना, जो कॉपी पहले से आ रही है वो असल कॉपी नहीं है। जो बाद में बन रही है ना, असल कॉपी वो है। और आपको ये भी पता है कि जो बाद में बनेगा वो, अगर वो प्रोटीन बनाता है तो वो प्रोटीन डिफरेंट होगी। अगर ओरिजिनल वाले को ट्रांसलेट कर लिया जाए तो वो कॉपी डिफरेंट होगी। अब इसको जरा सोचिए कि अगर एक इनएक्टिव आरएनए होस्ट के सेल में आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट बना के प्रोटीन बनाना वायरस के लिए क्यों फायदेमंद होगा? क्योंकि अगर होस्ट सेल कॉम्प्लीमेंट आरएनए की के साथ डीलिंग करता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट आरएनए का जो है वो, अगर हम खास तौर पे, अब आप ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर हम उस आरएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं जो आरएनए इनएक्टिवेटेड है तो हमें उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको रीडिंग करना, उसके उसके सारे जीन्स को स्टडी करना, उसको स्टडी करते हैं तो हमें फायदा होगा। ये तो हमें अब आकर पता लग रहा है कि असल में अगर वायरस ने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है तो हमें दोनों को स्टडी करना है, हमें ओरिजिनल वाले को भी स्टडी करना है, हमें नए मैसेंजर आरएनए को भी स्टडी करना है। ये तो हमें अब आकर पता लग रहा है। वरना वायरस आता था सेल में, आकर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता था, पहले वाले को नहीं यूज करता था, नए वाले को यूज करता था, और नए वाला जो है वो पुराने वाले से डिफरेंट काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, आई पर्सनली थिंक कि ये एवोल्यूशन का एक खेल है जिसमें वायरस को एक और गुर दिया गया है चालाकी का, कि बजाय ये कि तुम अपना ही मैसेंजर आरएनए यूज करो, तुम नया मैसेंजर आरएनए बनाओ जो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट हो, और उसको बनाकर जो है उसके जरिए फिर आगे अपने प्रोटीन और अपने वो बनाते रहो, अपना जीनोम बनाते रहो। तो ये है वो कनिंग कैपेबिलिटी जो वायरस की जो है वो खासी डेंजरस साबित होती रही है, लेकिन हमने ये राज भी पा लिया है। अगर हम यहाँ क्लास 5 और क्लास 4 के वायरसेस की एग्जांपल्स देखें, अल्लाह अकबर, हाय हाय, लेकिन ये वो हैं जो उसका मतलब हैं लेकिन ये वो हैं जो ऑलरेडी एक्टिव लाते हैं। ये वो हैं जो एक्टिवेटेड आरएनए ऑलरेडी। और नीचे पढ़िए ना वो क्या कह रहा है क्लास 4 के बारे में। क्लास 4 के बारे में, कैन डायरेक्टली सर्व एज मैसेंजर आरएनए, यानी ये वेट शेड कोई नहीं करता। ये क्या करता है, ये सीधा, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अच्छा, ये वैसे ना इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारे वाला नहीं है। हमारे वाला मतलब जिसने हमें परेशान किया हुआ है, ये वो कोरोना वायरस नहीं है। हमारा वाला जो कोरोना वायरस है वो है सार्स कोव। ये दो कोरोना का हाइब्रिड है, दो किस्म के वायरसेस का हाइब्रिड है, ठीक है। ये वो वाला कोरोना नहीं है। और हमें जिसने तंग किया हुआ है वो डबल स्ट्रैंडेड कोरोना है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड कोरोना नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये देखिए, ये वो है जो आमतौर पे हमें ये सार्स कॉज करता था। तो बहरहाल, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। ये जो सार्स डिजीज है, इसने ऑलमोस्ट 1999 1998 के कोर्स में इसने बहुत परेशान किए रखा है दुनिया को, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं क्लास 4 की कैटेगरी जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। क्लास 5 में आते हैं जी, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है जी। इनमें कौन से हैं, पैरामिक्सो वायरस, मीजल्स का वायरस है, मम्स का है, ठीक है, और रेब्डो वायरस। टोटा पला हो जाए। ये देखिए, सबसे डेंजरस इस पूरी फैमिली में ये डिजीज है, हौलनाक और खौफनाक तरीन डिजीज, इबोला, जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है। और ये वही वायरस है जो अपनी नई कॉपी बना के काम करता है, पहले वाली कॉपी डिस्कार्ड हो जाती है। आज तक कोई इलाज नहीं है इस वायरस का।
और आरएनए वायरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कोई मुझे बताएगा कि आरएनए के साथ और डीएनए के साथ इन दोनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या फर्क है कि डीएनए वायरस ज्यादातर पकड़े जाते हैं, आरएनए वायरस क्यों नहीं पकड़े जाते? सर आरएनए स्टेबल है और आई थिंक डीएनए स्टेबल है, इसकी वजह से शायद। ओके, मोर। ये आपकी बात मैं सेकंड क्यों करूंगा, ये आपकी बात मैं इसलिए सेकंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो डीएनए है वो इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डीएनए का म्यूटेशन रेट या हाफ लाइफ ज्यादा है। मैंने आप लोगों को हाफ लाइफ बताया था ना कि अगर आप किसी सेल को रख के छोड़ देते हैं और आप उसके ऊपर कोई एंजाइम किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करवाते तो कुछ अरसे के बाद डीएनए उसका खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएगा। तो आरएनए का जो स्टेबिलिटी है वो डीएनए से कम है, लेकिन इसमें वायरस के चेंज होने का फिनोमिना की लॉजिक नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन वायरस के चेंज होने की लॉजिक नहीं है। और कोई बात? बेटा जो डीएनए होता है ना, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है ना, तो आप लोगों को याद होगा कि डीएनए रेप्लिकेट होने के दौरान उसकी स्कैनिंग चल रही होती है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं। डीएनए पॉलीमरेज 2 ये काम कर रहा होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये काम कर रहा होता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर डीएनए वायरस रेप्लिकेट कर रहा है ना, तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, वो अपना जीनोम चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से उसमें इतनी जल्दी वेरिएशंस नहीं आती। बाय द वे, कल मैंने आप लोगों को ये बात अपने जहन में रखिएगा, कल मैंने आप लोगों को एक टर्म बतानी थी जो कि मेरा ख्याल है कि आप में से बहुतों को अंदाजा भी है और मैंने पहले बताया भी हुआ है, स्ट्रेन या वेरिएंट। स्ट्रेन या वेरिएंट जो है वो एक ही स्पीशीज, सेम स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत माइनर फर्क हो, खासतौर पर डीएनए में, ठीक है, डीएनए बेस्ड डिफरेंस, डीएनए या जीनोम बेस्ड डिफरेंस कह लीजिए, यानी आरएनए या डीएनए में कोई जो है वो माइनर डिफरेंस हो, बेस्ड डिफरेंस, ये जो है ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखते हो लेकिन ये वाला डिफरेंस उनमें मौजूद हो, उनको आप कहते हैं स्ट्रेन्स या वेरिएंट। जैसे जो है वो आजकल जो नया कोरोना वायरस आया है, इट इज एक्चुअली अनदर स्ट्रेन और अनदर वेरिएंट, ठीक है। तो आरएनए वाले वायरस जो हैं उनके स्ट्रेन्स ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। तो वो उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए में गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। आरएनए को रिपेयर करने वाला, आरएनए को स्कैन करने वाला कोई वायरस नहीं हो, कोई एंजाइम नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि आरएनए में वेरिएशंस और आरएनए में गलती आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। जी बेटा। सर जो अभी आपने बात की है इनएक्टिव आरएनए की, अगर आपने बोला कि जिसमें आरएनए होगा वो यूज़ नहीं करेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेगा। तो सर वो एक्टिव है या इनएक्टिव है? अगर वो एक्टिव भी है तो जब उसने आरएनए रेप्लिकेट करना है अपना, तो उसका तो कॉम्प्लीमेंट ही आगे जो वायरस होंगे उनमें जाएगा ना। तो अगर हम देखें तो वायरस के दोनों स्ट्रैंड्स ही फिर, अब जैसे ये इनएक्टिव आरएनए वायरस है तो ये इनएक्टिव है, उसके बाद एक्टिव हुआ तो जब एक्टिव होगा, जब रेप्लिकेट करेगा तो जो आगे वायरस होंगे उसमें वो एक्टिव वाला कॉम्प्लीमेंट जाएगा ना। तो जब वो एक्टिव वाला कॉम्प्लीमेंट आरएनए लेके दूसरे सेल में जाएंगे तो क्या फिर वो वाला कॉम्प्लीमेंट इनएक्टिव हो जाएगा और फिर वो दोबारा एक्टिव होगा, तो दूसरा वाला मतलब ये ऐसे होगा? ये देखिए, ये आपके पास है एक आरएनए विच इज इनएक्टिव। आपने इससे बनाया एक अदद और आरएनए विच इज सैंपल आरएनए कह लीजिए, सैंपल आरएनए के तौर पे भी काम करेगा और मैसेंजर आरएनए के तौर पे भी काम करेगा। आपने एक दफा जब इसको बनाया, इसकी कॉपी बनाई, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया ना उस वाले का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी को दोबारा से सैंपल यूज करेंगे रेप्लिकेशन में। जब ये दोबारा से सैंपल यूज होगा तो अब ये क्या बन जाएगा, जो अगला बनेगा वो यही चीज नहीं होगी? जी सर। बस इसका मतलब है कि जो अगली नस्ल होगी उसमें इनएक्टिव ही जाएगा। या आप यूं कह लीजिए कि बेसिकली ये जब इसको इनएक्टिव करने में का होगा, इसको ना एक्चुअली ये वजह नहीं है
यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें बात को लॉजिकल करना चाहिए, बगैर किसी लॉजिक के एक बात को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक समझिएगा। जब एक दफा इसकी ट्रांसलेशन शुरू होगी ना, ट्रांसलेशन शुरू होगी, तो ट्रांसलेशन के जरिए जो प्रोटीन्स होंगी वो आकर इसको इनएक्टिव करेंगे। ये इटसेल्फ इनएक्टिव आरएनए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो इसको इनएक्टिव कर रही हैं। सो वी शुड नॉट बी सपोजिंग दैट ये खुद ही बखुद ही इनएक्टिव हो जाता, नहीं, वो जो प्रोटीन्स हैं वो इसको इनएक्टिव करके उसमें ऐड कर देती हैं और अगली दफा ये फिर यही एक्शन रिपीट करते हैं। तो सर जो इनएक्टिव आरएनए है उस पे न्यूक्लियसेस, आपने कहा था कि न्यूक्लियसेस अटैक करती हैं एक्टिव जब आरएनए होता है तब। हाँ, एक्टिव तो जब वो, लेकिन अगर इनएक्टिव से एक्टिव में ट्रांसफर हुआ है आरएनए, तो क्या तब न्यूक्लियसेस उन पर अटैक नहीं कर पाएंगी? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। मोस्ट फिजिबल इन्वायरमेंट हमारे सेल में, मैं बैक्टीरियल सेल से बाहर निकल आया हूँ, मैं इसीलिए मुस्तकिल हमारे सेल की बात कर रहा हूँ। हमारे सेल में मोस्ट फिजिबल इन्वायरमेंट वो होगा एक्टिव करने का जब जो आरएनए है वो राइबोसोम के करीब पहुंच चुका होगा। एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है वो मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, उस दौरान आपका आंसर भी करता रहता हूँ कि मोस्ट सूटेबल वो पोर्शन है जब जाके उसने डिवाइड होना है उस वक्त जब वो राइबोसोम के करीब जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है वो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें से आरएनए जो है वो अपना बनाता है, ये टेम्पलेट आरएनए अपनी कॉपी बनाता है, कॉपी बनाने के बाद उसी से मैसेंजर आरएनए बनाता है और उसी से एक और जीनोम बना रहा है, ठीक है। अब ये जो इससे मैसेंजर आरएनए बना रहा है ये मोस्ट सूटेबल कब होगा, जब ये उस एरिया से बाहर होगा जहां पहरा लगा हुआ है, यानी इन शॉर्ट जहां न्यूक्लियस मौजूद है। हमारा जो सेल होता है, हमारा जो सेल होता है वो भी हमारे जितने आरएनए होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि आमतौर पर जितने आरएनए होते हैं वो जाते ही साइटोप्लाज्म में और बाद में राइबोसोम तक जाते हैं। ये बताया था ना मैंने आप लोगों को, बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाते हैं। याद है किसी को ये बात? जी सर। जब एक दफा आपका न्यूक्लिक एसिड निकलता है न्यूक्लियस से और वो साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम से जुड़ता है, फिर राइबोसोम ये फैसला करता है कि वेदर इट हैज टू बी अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इट शुड बी स्टेइंग इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उस टाइम पर डिसीजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहरहाल वो जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के आ रहा था वो साइटोप्लाज्म में कैप और टेल उतार देता है और फिर जाके राइबोसोम के साथ अटैच होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो भी साइटोप्लाज्म के उस रीजन में जाकर जो है वो ट्रांसलेट होना शुरू हो रहा है जहां पर न्यूक्लियसेस कम है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमारा ये जो वायरस है इसका भी जो आरएनए है वो भी लकीली निकल आएगा। मतलब मैं ये हरगिज इस बात का दावा मैं नहीं कर रहा कि वो हर दफा निकल आएगा, लेकिन लकीली अगर वो डिच कर देता है तो फिर वो राइबोसोम तक पहुंच जाएगा। अच्छा, यहां पर अब मैं आप लोगों को लास्ट वो रीजन बता देता हूं क्योंकि आप लोग आज जरूर जो है वो बेटा आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाए तो बनाता कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ज्यादातर ये काम गोल्गी एपरेटस का होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड्स बनाना है ना ये, और इसी तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स ये बनाना, ये गोल्गी एपरेटस का काम होता है। चलें हम कहते हैं दोनों का काम होता है। अब सोचिए कि एक वायरस जो है वो रेप्लिकेट हुआ, उसने अपनी प्रोटीन्स बनाई, वो प्रोटीन बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, वायरस रेप्लिकेट होता है, वो प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन्स बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसका बन गया कैप्सिड। ओके, कैप्सिड बन जाने के बाद अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो वायरस है उसने सेल से बाहर जाना है। सेल से बाहर जाने के लिए क्या होता है कि उसके ऊपर चंद एक चीजें ऐड की जाती हैं, वायरस खुद ही करता है। देखिए मैसेंजर आरएनए वो सबसे पहले बनाता है प्रोटीन, ये प्रोटीन्स जो हैं ये गोल्जी में आकर बन जाती हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ईआर में, और स्पेसिफिकली गोल्जी में, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन कभी भी ईआर में नहीं बन सकती। ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं
ये हमेशा गोल्जी में बनते हैं, ईआर में नहीं बनते। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, आपने क्या बना दी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जब आपने बनाई, उसके बाद यहां से ये बन रहा है कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ से निकल के आएंगी, ऑब्वियसली ये निकल के आ रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इधर से आया आरएनए, इधर से आई कैप्सिड प्रोटीन। आपने बाहर रखी कैप्सिड प्रोटीन, अंदर रखा आरएनए, और उसके बाद जो है उसका इंतजाम कर दिया कहाँ जाने के लिए, इधर मेम्ब्रेन की तरफ जाने के लिए। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के हवाले से क्या होगा कि जब ये वायरस इधर तक आएगा तो ये देखिए, वेसिकल ट्रांसपोर्ट एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये भी इंतजाम किसने किया है, ये इंतजाम वायरस ने खुद किया। ये जो इंतजाम किया ना ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने का, अपने इर्द गिर्द ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने का, ये वायरस ने खुद किया है। ये वायरस के जीन्स ने जो है वो ये काम किया है कि इन्होंने गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनवाई हैं, अपनी ग्लाइकोप्रोटीन्स बनवाई हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स बनवाने के बाद उनको कहाँ भेजा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भेजा है। और जिस टाइम पे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंची हैं, उसी टाइम पर ये वाला जो वायरस है, ये वायरस जाकर इसके साथ अटैच होता है और ये पूरी वेसिकल एक्सोसाइटोसिस की तरह इस वायरस को लेकर बाहर निकल जाती है। और कीजिएगा, अ कैप्सिड असेंबल्स अराउंड ईच वायरल जीनोम मॉलिक्यूल। 8वां पॉइंट पढ़िए, ईच न्यू वायरस बर्ड्स फ्रॉम द सेल, इट्स एनवेलप स्टडीड विद वायरल ग्लाइकोप्रोटीन embedded in membrane derived from the host cell। जो ग्लाइकोप्रोटीन हैं वो किसने बनवाई हैं, वायरस ने खुद बनवाई। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये असल में कौन सी हैं, अगर आप लोगों ने ये ग्लाइकोप्रोटीन देखनी है, सॉरी, ये वही वाली हैं जिसके बारे में कल डिस्कशन हुई थी। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन वायरस ने खुद बनवाई है। ठीक है, ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन बनवा के भेज दी गई मेम्ब्रेन के ऊपर। इन्हीं के साथ अटैच किया गया किसको, कैप्सिड को, और मेम्ब्रेन का वो टुकड़ा वायरस के इर्द गिर्द आ गया। जब मेम्ब्रेन का वो टुकड़ा वायरस के इर्द गिर्द आ गया, अब ये एक्चुअली इसको अगर आप जो है वो लेबल करना चाहें, इस वाली पिक्चर को उठा के जो है वो हम लेकर जाते हैं उसमें अपने शीट पे और फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इस वाले अगर डायग्राम को अगर आप लेबल करना चाहें तो बेसिकली ये डायग्राम लेबल कैसे हो सकती है, वो कीजिएगा। ये डायग्राम इस तरह लेबल हो सकती है कि बेटा ये वो हैं जिनको आप कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक हो गया, ये वो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। और इसके अंदर जो है ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कहां से आई है, होस्ट सेल से। ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये क्या चीज है, ये बेटा कैप्सिड है। तो अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि एक्चुअली जो बाहर का एनवेलप है, कौन कौन से बच्चे चले गए, एनी किधर गई, 2 चले गए, सानिया और एनी। अच्छा, जो बाहर का एनवेलप है वो बेसिकली 2 चीजों से बन रहा है। एक वो ग्लाइकोप्रोटीन जो वायरस खुद बना रहा है, और दूसरा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होस्ट की है। होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों आई है, अगर आप में से किसी को ये पॉइंट समझ आ गया तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा इसलिए आई है क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन इनिशियली किसके साथ अटैच है, जरा गौर से देखिए। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये इनिशियली किसके ऊपर भेज दी गई हैं, यहां देखिए, ये इनिशियली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेज दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोप्रोटीन कैप्सिड के इर्द गिर्द आने से पहले ही किसके साथ अटैच्ड हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब है कि एक्चुअली एनवेलप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस वजह से होता है, क्योंकि उसको होस्ट सेल से डिटैच करने के लिए क्या यूज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और वो ग्लाइकोप्रोटीन वायरस खुद बनवाता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है तो बताइए, यहां से एक सेंटेंस ढूंढ के आप लोगों को बता दूंगा।
जी बेटा। नहीं यहाँ कुछ नहीं है जी, वो क्वेश्चन है तो बताइए बेटा, समझ आया ये पॉइंट? जी सर, मतलब जो वायरस का एनवेलप होता है वो होस्ट की मेम्ब्रेन का बना होता है, उसी में ये है उसकी मेम्ब्रेन। वो तो एक पुराना पॉइंट है, नया पॉइंट जो मैंने बताया वो समझ आया? जी ग्लाइकोप्रोटीन। सर, वो आ गया प्रोटीन। जी बेटा, आप में से कोई है जिसको नहीं समझ आया? चोरी चोरी ना बैठे रहें। ये ना देखें टाइम हो गया। यकीनन ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे टाइम देख रहे हैं। अल्लाह के बंदों और बंदियों, हाय हाय, तो ये गलत बटन प्रेस हो जाता है ये, काश ये सॉफ्टवेयर से निकाला जा सकता। सर अल्लाह के बंदियों कह दिया करें, बंदियों की मेजोरिटी ज्यादा है। लेकिन बंदा भी तो है ना, उसको भी तो कहना है कि वो बेचारा भी तो मौजूद है। अच्छा जी, एक मिनट के जरा सुनिएगा बेटा, ये वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो वायरस के जीनोम बना रहे हैं। ठीक है, किससे बनवा रहे हैं? प्रोटीन बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसकी जो मॉडिफिकेशन होगी वो होगी गोल्जी से। हो गई। उसके बाद इसको जाकर अटैच किया जा रहा है। ये सारी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये सारी जाकर अटैच होती है किससे? ये चीज बेटा क्या चीज है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नोच के, खुरच के होस्ट सेल से डिटैच करने वाली चीज कौन सी है? वायरस नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होस्ट सेल से अलहदा कर रही हैं। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन हुई है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही है यहाँ, तो इसको खींच के उतारने वाली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच के उतारने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कैप्सिड का काम सिर्फ ये होता है कि ये उस ग्लाइकोप्रोटीन की गोद में आकर बैठ जाता है। जब ये एक दफा आकर बैठ जाता है उसके बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन इस मेम्ब्रेन को काटती हैं और ये वायरस से अलहदा हो जाता है। एंड नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू पिक्चर्स, दिस वन एंड दैट वन। ये तमाम वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ये यहाँ पे इसने, ये देखिए इसको एनवेलप मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और ये डायस्टेरेज वगैरह ये भी वायरस ने खुद बनाए हुए हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है बेटा। कल क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसी चीज है कि जो दुश्मन की भी सलाहियतों का कायल होना पड़ता है।